हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के फेसबुक पेज पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं राजेश सारस्वत अकादमी के द्वारा शुरू की गई एक सराहनीय पहल साहित्य कला संवाद की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं, ठियोग क्षेत्र के जो युवा साहित्यकार साथी हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं और साहित्य की परिभाषा को बहुत बहुत धन्यवाद सर। संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं कि जो साहित्य है वो एक समाज का एक ऐसा आईना है जो हमारे परिवेश में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो साहित्य उसे अपने में समेट लेता है और ये समाज में उसको प्रदर्शित करता है। वो एक आईना बन जाता है। तो उसी आईने को उसी आईने की इस झलक को आज ठियोग क्षेत्र के जो युवा साहित्यकार हैं वो भाषा अकादमी के फेसबुक पेज से प्रदर्शित करेंगे, जिसमें कि आज हमारे खास मेहमान सतीश शर्मा जी, हमारी आदरणीय पूजा श्यामता शर्मा जी, संजय कुमार संजू जी, सुनैना शर्मा जी उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले सतीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप जो ठियोग की एक धरती है, जिसे क्रांतिकारी धरती के साथ साथ साहित्यिक धरती भी कहा जाता है, उस साहित्यिक धरती की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि का आप अवलोकन कैसे करते हैं और वर्तमान में जो ठियोग क्षेत्र है वहाँ के जो साहित्यकार हैं, साहित्य के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, आप उनसे भी हमें रूबरू करवाएंगे। सतीश शर्मा जी। जी सर। सर्वप्रथम तो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी का और तकनीकी सहयोग दे रहे आदरणीय हितेंद्र शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से, क्योंकि एक बार पुनः ये अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। और मेरे जो साथी है आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, और जो भी इस कार्यक्रम को इस वक्त लाइव देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। बात साहित्यिक पृष्ठभूमि की हुई है और वो भी ठियोग क्षेत्र की, तो मेरे पास जो भी जानकारी है वो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मुझ तक किसी ना किसी माध्यम से वो पहुंची है वो जानकारी, तो मैं साझा करना जरूर चाहूंगा कि कहाँ से और कैसे इस क्षेत्र को एक साहित्यिक पहचान मिली, इस पर मैं थोड़े से अपने विचार जरूर रखूंगा। 80 के दशक में, हो सकता है कि इससे भी पहले की ये बात हो, आदरणीय हरिदत्त वर्मा जी शौलोघाट से है और ये विधानसभा में कार्यरत रहे हैं। इनसे कहीं ना कहीं जो ठियोग क्षेत्र का जो नाम जुड़ा है, ये अपनी एक विशेष उस वक्त के ये साहित्यकारों में शुमार थे और ठियोग क्षेत्र के हैं। ये सबसे पहले मुझे इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि इन्होंने मतलब साहित्य को एक नया आयाम दिया। फिर धीरे धीरे 80 के दशक में एक गोष्ठी हुई थी कहीं ठियोग में, आदरणीय ओम भारद्वाज जी ने ये मुझसे जानकारी साझा की है जी। उसमें एक मात्र गोष्ठी हुई है उस वक्त। वो उसमें सर्जक जो संस्था है उसकी बात हुई थी कहीं ना कहीं, और वो 1993 में जाकर मधुकर भारती जी द्वारा, जो कि PWD में अकाउंटेंट थे, उन्होंने सर्जक की नींव रखी। सर्जक जो संस्था है, और यहाँ से बल्कि उन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली, और वो भी मतलब एक अपने दम पे उन्होंने 5-6 पत्रिकाओं का भी मतलब अपने निकाली, इसी सर्जक नाम से निकाली। तो सर्जक जो है वो ठियोग क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्था बनी उस वक्त से। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय तुलसी रमन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ठियोग को राष्ट्रीय स्तर पर
उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ठियोग क्षेत्र की पहचान बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन्होंने वही एकमात्र ऐसे साहित्यकार है ठियोग क्षेत्र के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। एकमात्र ऐसे साहित्यकार है। मैं सर्जक की बात कर रहा था। मधुकर भारती जी ने सर्जक की नींव रखी और उनके 2 कविता संग्रह भी निकले। एक उनके युवावस्था में शरद कामिनी नाम से उन्होंने, तब वो किन्नौर में कार्यरत थे जब उनका यह संग्रह निकला था, कविता संग्रह जी। और एक उनका दूसरा कविता संग्रह मधुकर भारती की कविताएं मरणोपरांत, ये निकला है उनका संग्रह। 5 पत्रिकाओं का उन्होंने सर्जक नाम से जो है वो प्रकाशित की है। उस समय आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो भारद्वाज जी ने मुझे बताया कि जो वो पत्रिकाएं निकलती थी उस वक्त जी। उनका जो व्यय होता था वे स्वयं करते थे, उसका पूरा व्यय अपने दम पे उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया है। इस तरह से 1993 से यह संस्था सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है। और वर्तमान में कुछ एक नाम मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, या सबके विषय में तो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, लेकिन इसमें जो कार्यरत है वो आदरणीय मोहन साहिल जी है, उनसे सभी परिचित होंगे। आदरणीय ओम भारद्वाज जी स्वयं भी इसमें, इस संस्था के जो मेंबर है, स्थायी मेंबर इसके 11 स्थायी मेंबर है। आदरणीय सुनील ग्रोवर जी है, आदरणीय अमर वर्मा जी है, आदरणीय अश्विनी रमेश जी है, आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी है और आदरणीय अरुणजीत ठाकुर जी है। इस तरह से इसके जो अन्य जो लोग हैं इसमें मेंबर है, स्थायी मेंबर है। तो इस तरह से जो सर्जक है, ये संस्था जो है इस वक्त ठियोग में साहित्यिक क्षेत्र में अपना एक विशेष योगदान दे रही है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1980 से लेकर के वर्तमान समय में जो भी हमारे साहित्यकार हैं जो अपनी साहित्य के लिए सेवाएं दे रहे हैं, उसका आपने हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में सारा विवरण दिया है। लेकिन ये हमारी थोड़ी सी ये दुर्भाग्य रहा है ठियोग क्षेत्र का, जो 1980 के जो हमारे विधानसभा में जो एक साहित्यकार रहे हैं जी, हरिदत्त वर्मा जी, उनका वर्तमान में हमें कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, ना हम कर पा रहे हैं जी। तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि एक अकादमी के माध्यम से भी सभी जितने भी तो ये प्रयास करना होगा। इसके बाद जी, मैं थोड़ा सा आपकी रचनाओं एक दो रचना भी अपने साथ में प्रस्तुत करें। उसके जी कुछ क्षणिकाएं हैं, मैं आपसे साझा कर लेता हूं। आंखें इसका शीर्षक है। जिनमें नहीं हुई कभी प्रेम की बौछारें, जिनमें नहीं हुई कभी प्रेम की बौछारें, वो आंखें हो चुकी हैं मरुभूमि। जिनमें नहीं हुई कभी प्रेम की बौछारें, वो आंखें हो चुकी हैं मरुभूमि। धस रही है भीतर की ओर, धस रही है भीतर की ओर रेत की मानिंद। उन आंखों में कभी नहीं खिल सकेंगे अब कविता के फूल। जब भी प्रेयसी से मिलना, ये दूसरी है। जब भी प्रेयसी से मिलना, तुम चूमना उसकी आंखें और महसूसना समंदर किनारे ठंडी हवाओं को, महसूसना ठंडी हवाओं को और सहरा में उतरते सावन को।
बहुत और खूब। ये एक और है कि बहुत देर तक रोया कोई, बहुत देर तक रोया कोई तुम्हारी आंखों से, बहुत देर तक रोया कोई तुम्हारी आंखों से, देर तक देखा मैंने, देर तक देखा मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी आंखों को। बहुत खूब। ये अंतिम क्षणिका है। एक इंतजार खत्म करता हूं जब भी मिलता हूं तुमसे, एक इंतजार खत्म करता हूं जब भी मिलता हूं तुमसे, और छोड़ आता हूं कई इंतजार तुम्हारी आंखों में, और वाह, बहुत खूब। छोड़ आता हूं कई कई इंतजार इंतजार तुम्हारी तुम्हारी आंखों आंखों में। में। बहुत खूब। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने बहुत सुंदर क्षणिकाएं जी, बहुत शुक्रिया सर, प्रस्तुत की हैं। इसके लिए अकादमी की तरफ से बहुत आपका बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद है। तो इसी कड़ी में मैं सर, शुक्रिया चलता सर। हूँ साहित्यकार कवयित्री पूजा क्षमता शर्मा जी के पास। पूजा क्षमता शर्मा जी, नमस्कार जी। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि भी आपकी साहित्य के प्रति रुचि कब से और कैसे बढ़ी, और कब से आप सृजनशील रहे, और आप साहित्य को किस दृष्टि से देखते हैं? धन्यवाद सारस्वत जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, ये आपका हिमाचल संस्कृति कला भाषा अकादमी के जो सचिव डॉक्टर करण जी का, कि उन्होंने यहाँ पर हम सभी युवा रचनाकारों को आमंत्रित किया और मौका दिया। और ठियोग के लिए जी ये बहुत गर्व की बात है कि एक ही समय पर एक साथ हम 5 लोग ठियोग को यहाँ प्रस्तुत एक तरह से कह सकते हैं कि करने जा रहे हैं। और ये गर्व की, हमारे लिए तो गर्व की बात है। हम जी रचनाकार हैं, युवा हैं, वो अलग बात है, जी लेकिन एक गर्व का एहसास जरूर इस बात से होता है। और आपका जहाँ तक रहा सवाल कि साहित्य के प्रति मेरी रुचि कैसे हुई, मेरा जन्म या फिर कह सकते हैं कि जो मेरा पेरेंटल प्लेस है जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ, वो नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में एक खूबसूरत बसा हुआ एक गांव है। मैंने अपना बचपन वही व्यतीत किया है। और साथ ही में नमस्कार सर, डॉक्टर करण सिंह जी का भी स्वागत करती हूँ। जी, हमारे बीच अकादमी सचिव डॉक्टर करम सिंह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर करम सिंह जी का, आदरणीय करम सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। जी स्वागत है नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। चलिए आप चलाइए चलाइए, चलते तो मैं रहिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करिए प्लीज। तो मैं कह रही थी कि मेरा जन्म ऐसी जी जगह है कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही वो प्यारा सा एक गांव है। मेरे परदादा जी बहुत पहले वहां आकर बसे थे। वहां राजा जो हमारे ठियोग रियासत के रहे हैं, उनसे वो जमीन लेकर वहां बसे थे। तो एक प्लेन सी जगह में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ वो एक स्थान है। साहित्य से जुड़ा एक साहित्य से इंसान, मैं समझती हूँ, तब तक नहीं जुड़ पाता जब तक उसे प्रकृति से प्रेम ना हो, प्रकृति को वो समझ ना पाए। मैं प्रकृति की गोद में पैदा हुई तो अपने आप साहित्य में एक लगाव सा पैदा हो गया, और अपने आप धीरे धीरे भाव जो आने लगे उसको मैं समझने लगी। कलम की ताकत थोड़ी बहुत आई तो उससे उतार पाई। तो इस तरह से साहित्य से मेरा जुड़ना हुआ। जी, आपका हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी आपने कुछ पढ़ा लिखा है। तो अब वर्तमान में मैं देखता हूँ कि भी आप हमारी जो इंग्लिश का जो लिटरेचर है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा आपकी हिंदी जो हमारा साहित्य है उसमें आप रुचि रखते हैं। तो आपका जो हमारा हिंदी का जो लिटरेचर है जी जी, उसमें और हिंदी भाषा के जो लिटरेचर हैं उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंग्रेजी भाषा बीइंग अ ग्लोबल लैंग्वेज हमें उसे पढ़ना होता है। और क्योंकि जब साहित्य की बात आती है तो मास्टर्स के लिए भी मैंने अंग्रेजी विषय को चुना। तो बहुत सी रचनाएं जो कि हम
पढ़ाई जाती हैं, बहुत सी किताबें जो हमें अंग्रेजी में, मैंने देखा अंग्रेजी साहित्य में लगाई गई हैं, तो वो एक कल्चरल डिफरेंसेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, काफी सारा लिटरेचर ऐसा मैंने पढ़ा है जो एब्सर्ड ज्यादा है। तो जब स्टूडेंट्स उस लिटरेचर को पढ़ते हैं, सिलेबस में हमें सब चीजें लगा दी जाती है, एब्सर्ड लिटरेचर, तो मुझे कहीं भाता नहीं है, क्योंकि मॉरली मैं उसको नहीं समझती हूँ कि कोई मैसेज वो देता है। अगर देता भी है तो मुझे लगता है कि काफी से लोगों की मनोस्थिति से दुखी हो जाते हैं लोग, या फिर डिप्रेशन की ओर जाएंगे, या फिर अपने जीवन को अगर कई बार अपने आप को कर लेता है, लिटरेचर से अपने आप को जोड़ता है, तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि अगर लिटरेचर गलत मैसेज देता हो तो किसी की जिंदगी गलत रास्ते पे भी जा सकती है। जी, मैं समझती हूँ कि साहित्य स्पेशली अभी भी यहाँ पर जुड़ी हूँ, तो इस एक तरह का ये मंच है कि इस माध्यम से मैं ये संदेश युवा कवि साथियों को या रचनाकारों को मैं देना चाहती हूँ कि आपकी जो राइटिंग्स है, आपकी जो लेखनी है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं अपना विषय तो अपना रहता है, सभी का इंटरेस्ट या रुचि तो जैसी होती है, लेकिन कोई ना कोई समाज में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मैसेज जरूर होना चाहिए। जी, क्योंकि जब हम बच्चे, छोटे बच्चे भी लिटरेचर को पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कई बार जीवन की समझ बहुत आती है लोगों के अंदर, तो उससे पहले अगर एब्सर्ड लिटरेचर पढ़ लेंगे या फिर ये सब चीजें पढ़ लेंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव उनके मानसिकता पर पड़े या मनोदशा पर पड़े। तो मैं बस फर्क यही है कि एक सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है। निराशावादी साहित्य को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो रचनाकार हैं, जो लोग कवि लोग हैं, इनका समाज को बनाने में बहुत योगदान रहता है। बहुत ज्यादा लोग आगे चलकर किसी की कविताएं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ा दी जाती हैं, तो अगर उसमें नकारात्मकता, निराशावादिता, ये सब चीजें होंगी तो वो उसका दुष्प्रभाव पढ़ने वालों पे, रीडर्स पे पड़ सकते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है। राजेश जी, तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी। जी, तो पूजा समटा जी, आपसे आग्रह है कि आप अपनी एक दो रचना भी प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल। ये मेरी रचनाओं पे ही है, रचनाओं की सिफारिश करके इसका शीर्षक है। ये मैंने उस समय लिखी थी, पहली बार मुझे मंथन मंच है कुमारसैन में, वहां पर पहली बार जिंदगी में मैंने 2018 में अपनी प्रस्तुत की थी रचनाएं। तो जो पहली रचनाएं मैं प्रस्तुत करने जा रही थी, तो उसी दिन मैंने ये कविता लिखी थी। तो पहली बार मैंने मंच के माध्यम से इस कविता को सुनाया, लोगों के बीच में रखा था। तो ये मैं आज फिर से लाइव पेज से, आपके फेसबुक लाइव पेज से ये सुनाना चाहूंगी दर्शकों के बीच में। रचनाओं की सिफारिश। क्योंकि ये मेरी पहली कवि गोष्ठी है। वो कवि गोष्ठी थी, इसलिए उस दिन ये कविता ऐसे लिखी थी। क्योंकि ये मेरी पहली कवि गोष्ठी है, तो जाहिर है रचनाओं की भी सिफारिश रही होगी। क्योंकि ये मेरी पहली कवि गोष्ठी है, तो जाहिर है रचनाओं की भी सिफारिश रही होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आकर्षक, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आकर्षक, मैं संवेदनापूर्ण, मैं अबला, मैं प्रश्नीय, मैं अबला, मैं प्रश्नीय, मैं आत्मनिर्भर, और मैं हाशिए पर मौजूद हूँ। इनमें से ये सभी किसी न किसी की कोई ना कोई दलील रही होगी। क्योंकि ये मेरी पहली कवि गोष्ठी है, रचनाओं की भी तो सिफारिश रही होगी। मैं सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये भी उनमें से किसी ना किसी की जस्टिफिकेशन रही होगी। प्रतिस्पर्धा उनकी और कलम मेरी,
प्रतिस्पर्धा उनकी और कलम मेरी इसी कश्मकश में रात इन रचनाओं की गई होगी बेशक। बेशक अंत में जीत सत्य की हुई होगी और इसमें मेरी कविता सच, जिसका शीर्षक है सच, वो आगे निकल गई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये रचना समाप्त हुई। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। हम फिर से अकादमी सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज युवाओं को ये अवसर प्रदान किया कि अकादमी के फेसबुक पेज से वो लाइव आकर के अपनी जो रचनाएं हैं, साहित्य के प्रति जो उनका रुझान है, जो उनका विचार है, वो प्रस्तुत करें। तो डॉक्टर करम सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार थोड़ा सा हम युवाओं के लिए जरूर व्यक्त करें और हमें प्रोत्साहित करें। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं? जी, अभी दो रचनाकार हमारे। इनको पढ़ा लीजिए, इनको पढ़ा लीजिए, मैं बाद में बात करूं। जी सर, तो मेरा सुनैना जी, हाँ, सुनैना शर्मा जी, सुनैना शर्मा जी, आपसे अब अनुरोध रहेगा कि भी आप जो आप अच्छा लिखते हैं, आपको मैंने पढ़ा है, तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी जो रचनाएं हैं उसको प्रस्तुत करें। जी सर। हिमाचल कला संस्कृति व भाषा के फेसबुक पेज पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनैना शर्मा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में एमफिल की शोधार्थी हूँ और साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य के प्रति रुचि होना स्वाभाविक है। साहित्य की अनेक विधाओं में कविता एक मुख्य विधा है, जिसे मुझे शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस लेखन की ओर मैंने अपना कदम इसी वर्ष बढ़ाया है, तो मैं कविता शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए और कृपया अपने सुझाव जरूर दे ताकि मेरा मार्गदर्शन हो सके। मेरी कविता का विषय है कविता। कविता पर ही कुछ लिखा है। कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है। कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है। निहित है इसमें कवि मन के उद्गार। निहित है इसमें कवि मन के उद्गार, जिसे सहजता से समझ सके सारा संसार। जिसे सहजता से समझ सके सारा संसार। कविता केवल लेखन मात्र नहीं है। कविता केवल लेखन मात्र नहीं है। गहराई है इसमें विशाल सागर के समान। गहराई है इसमें विशाल सागर के समान। डूबकर जिसमें कवि को मिलती नई पहचान। डूबकर जिसमें कवि को मिलती नई पहचान। कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। यह है भावनाओं का अनंत भंडार। यह है भावनाओं का अनंत भंडार। छिपी है जिसमें संवेदनशीलता अपार। छिपी है जिसमें संवेदनशीलता अपार। कविता केवल पंक्ति नहीं है। कविता केवल पंक्ति नहीं है। यह है छंद अर्थ, यह है शब्द अर्थ छंद इत्यादि का ज्ञान। यह है शब्द अर्थ छंद इत्यादि का ज्ञान, जिसमें रखा जाता व्याकरण का पूरा ध्यान। जिसमें रखा जाता व्याकरण का पूरा ध्यान। कविता केवल प्रसिद्धि का माध्यम नहीं है। कविता केवल प्रसिद्धि का माध्यम नहीं है। यह है साहित्य का प्रिय अलंकार। यह है साहित्य का प्रिय अलंकार। व्यक्त होते जिसमें सामाजिक सरोकार। व्यक्त होते जिसमें सामाजिक सरोकार। ये थी मेरी कविता विषयक विचार, जिसे मैंने कविता के माध्यम से प्रकट किया है। एक और अन्य रचना भी प्रस्तुत करें। जी सर, मेरी साहित्य की अगर बात की जाए तो साहित्य का सीधा संबंध समाज से है। समाज का ही एक बहुत अभिन्न अंग है गरीब, जो हमेशा संघर्षरत रहता है ताकि वह इस गरीबी से बाहर निकल पाए।
परंतु गरीबी होते हुए भी वो हार नहीं मानता और निरंतर संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ता जाता है। इसी विषय को लेकर मेरी कविता है। कविता का शीर्षक है गरीब हूँ लापरवाह नहीं। गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, गरीबी से है मेरा नाता। गरीब हूँ मैं, गरीबी से है मेरा नाता। मुश्किलों से घिरा हूँ, मुश्किलों से घिरा हूँ, तोड़ा ना संवेदनशीलता से नाता। दर्द में किसी को देखूं तो, दर्द में किसी को देखूं तो पिघल जाता हूँ मैं। गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं, गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं। भविष्य की चिंता में टूट कर बिखर जाता हूँ, भविष्य की चिंता में टूट कर बिखर जाता हूँ। देखकर बच्चों की हंसी खुद को समेट लेता हूँ, देखकर बच्चों की हंसी खुद को समेट लेता हूँ। गरीबी का बोझ उठा रहा हूँ मैं, गरीबी का बोझ उठा रहा हूँ मैं। गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं, गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं। दौड़ भाग करके कमाई करता हूँ, दौड़ भाग करके कमाई करता हूँ। जिंदगी में दुखों को भी सहता रहता हूँ, जिंदगी में दुखों को भी सहता रहता हूँ। अपना खुद ही अकेला हमदर्द हूँ मैं, गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं, गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं। अगली पंक्तियां हैं। प्रकृति के आंचल में गुजारता हूँ समय अपना, प्रकृति के आंचल में गुजारता हूँ समय अपना। पेड़ पौधे खेल खलियान इनसे है गहरा नाता, पेड़ पौधे खेत खलियान इनसे है गहरा नाता। पशु पक्षियों के दर्द को भी समझता हूँ मैं, पशु पक्षियों के दर्द को भी समझता हूँ मैं। गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं, गरीब हूँ मगर लापरवाह नहीं हूँ मैं। सरकारी तंत्र की उचित जानकारी नहीं है मुझे, सरकारी तंत्र की उचित जानकारी नहीं है मुझे। क्योंकि नहीं मिल सकी प्राथमिक शिक्षा मुझे, क्योंकि नहीं मिल सकी प्राथमिक शिक्षा मुझे। मगर नेताओं के झूठे वादों से अनजान नहीं हूं मैं, मगर नेताओं के झूठे वादों से अनजान नहीं हूं मैं। गरीब हूं मगर लापरवाह नहीं हूं मैं, गरीब हूं मगर लापरवाह नहीं हूं मैं। गरीबी को देख कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, गरीबी को देख कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। इसलिए कभी अपनी किस्मत को भी हूं लताड़ता, इसलिए कभी अपनी किस्मत को भी हूं लताड़ता। जिंदगी की इस जद्दोजहद में भी जिंदा दिल हूं मैं, गरीब हूं मगर लापरवाह नहीं हूं मैं, गरीब हूं मगर लापरवाह नहीं हूं मैं। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद जो मुझे कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत सुंदर कविताएं थी। आपने जो ये गरीबी में लिखी जो कविता लिखी है, ये हमारे प्रकृति, समाज और गरीबी में जो संवेदनाएं जिंदा रखी हैं प्रकृति के प्रति और समाज के प्रति, ये कहीं ना कहीं उन जो संपन्नशील जो लोग हैं जिनका समाज के प्रति नजरिया नकारात्मक रहता है, उनके प्रति भी ये जो आपकी कविता है एक सवाल खड़ा करती है। तो आपको इस कविता के लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। इसके बाद हमारे हमारे साथी जो सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत हैं संजय कुमार संजू जी, हम आपके पास आते हैं, आप अपनी जो रचनाएं हैं और अपना परिचय है वो बताएं। जी बहुत बहुत आभार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी सचिव श्री कंवर सिंह जी का एवं हितेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने मुझे आज यह सुअवसर प्रदान किया। लिखने का शौक तो 9वीं 10वीं से ही था मुझे, बचपन से ही, स्कूल के टाइम से ही, किंतु उचित मंच और मार्गदर्शक के अभाव से इस क्षेत्र में थोड़ी धीमी गति से चलता रहा। मेरा साहित्य के प्रति प्रेम आज मुझे इस मंच पर लाने में सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अकादमी का, जो इसी तरह के नवोदित रचनाकारों व साहित्यकारों को इस मंच के माध्यम से इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहे हैं। अकादमी की इस अनूठी पहल के कारण आज हम जैसे नए कवि, लेखक या कलाकार को आगे आने का अवसर प्रदान हो रहा है। मेरी अकादमी को
अकादमी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा करता हूं कि अकादमी की इसी तरह से जो ये पहल है वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहे और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति वो साहित्यकारों को देश प्रदेश में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती रहे और वरिष्ठ साहित्यकारों कलाकारों से रूबरू करवाती रहे और नए उभरते हुए साहित्यकारों एवं कलाकारों का मार्गदर्शक करती रहे। मैं ठियोग क्षेत्र के एक छोटे से गांव में जन्मा और गांव से थोड़ा दूर था स्कूल, पैदल ही जाना पड़ता था। तो आते जाते जब भी हम आते जाते थे तो प्रकृति की तरफ थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता था। उसी के ऊपर मैं अपनी रचनाएं ज़्यादा लिखता हूँ प्रकृति के प्रति और थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हूँ। परिवार के संस्कार थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा है, तो उसी के आधार पर मैं अपनी रचनाएं को रचता हूँ, लिखता हूँ। वैसे छोटा सा कवि हूँ, बहुत पहुँचा हुआ तो नहीं हूँ। तो ये जो साहित्य कला अकादमी ने इस साहित्य कला संवाद में जो मुझे ये अवसर प्रदान किया है, तो मैंने इसी के लिए एक अपनी रचना लिखी है, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा जी, जिसका शीर्षक है संवाद होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और जो साहित्य प्रेमी मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छी लगेगी। तो शुरू करता हूँ। संवाद होना चाहिए। जी। बढ़ रही असहिष्णुता आज समाज में, क्षीण होती उदारता की भावना समाज में। बढ़ रहा संवाद अब संवादहीनता की ओर, मानस भी बढ़ रहा भिन्नता की ओर। है अनेक समस्या आज समाज की, है निहित समाधान इसका संवाद ही। प्रत्येक समस्या का समाधान होना चाहिए, अवश्य ही आज संवाद होना चाहिए। आगे सुनिएगा। आत्महत्या हो रही समाज में, आत्महत्या हो रही समाज में, अनेक अपराधों का बचाव भी संवाद में। हो अधिक से अधिक परस्पर संवाद, हो अधिक से अधिक परस्पर संवाद, विकसित हो अब अधिकतर संवाद। मानस ना हो, हमारे पास अपनी दिनचर्या में व्यस्त, अभाव ना रहे अब बनने में स्वस्थ। अपनों के लिए तो समय निकालना चाहिए, अवश्य ही आज संवाद होना चाहिए। आगे सुनिएगा। संवाद का अभाव वैचारिक संकीर्णता, परस्पर लड़ना झगड़ना इसका ही कारण। गिरता स्तर समाज में आज संवाद का, फैल रहा समाज में अशांति का वातावरण। गिरता स्तर समाज में आज संवाद का, फैल रहा समाज में अशांति का वातावरण। कर रहा मानव एक दूजे में शंका, बन रहा यही विनाश त्रासदी का कारण। अब तो गहन विचार होना चाहिए, अवश्य ही आज संवाद होना चाहिए। अंतिम पंक्तियां है। बिखरे संबंध टूटता परिवार, मानव यह जीवन करता निराधार। हो रहा जीवन नरक में परिवर्तित, समाज भी हो रहा आज खंडित। एकाकी और अवसाद में विराम होना चाहिए, अवश्य ही आज
संवाद होना चाहिए, अवश्य ही आज संवाद होना चाहिए। तो ये ही मेरी रचना। एक जी और रचना सुनाना चाहूंगा जी जिसका शीर्षक है युवा शक्ति। युवा देश का गौरव होता, युवा देश का गौरव होता, युवा देश का भविष्य, युवा राष्ट्र का निर्माण करता, युवा राष्ट्र का निर्णय, युवा राष्ट्र का निर्माण करता, युवा राष्ट्र का निर्णय। कैसी आन पड़ी आज, कैसी आन पड़ी आज, देश के युवा पर समस्या, उलझ पड़ा विकट स्थिति में, भंग हो रही युवा की तपस्या। ऐसा तप करने से क्यों, ऐसा तप करने से क्यों, युवा आज घबरा रहा, जो कि सुभाष भगत सिंह ने बने महान थे स्वामी विवेक। आगे सुनिएगा। युवा आज का डूब रहा, युवा आज का डूब रहा, डूब रही युवा की भक्ति, लत नशे की बुरी लगी है, क्षीण होती युवा शक्ति। वाह। समय रहते नशे पर यदि मिटाने को ना बनी युक्ति, भटक जाएगा देश का युवा, क्षीण हो जाएगी युवा शक्ति, भटक जाएगा देश का युवा, क्षीण हो जाएगी युवा शक्ति। हे मेरे देश के युवा, हे मेरे देश के युवा, समय की सुन लो पुकार, देश बचेगा बचेगा समाज, भर लो तुम अब हुंकार। पहले डटकर लड़ना होगा, पहले डटकर लड़ना होगा, अंतर मन में छिपे दुश्मनों से, तब आंख ना उठा पाएगा दुश्मन भारत के जनों से, तब आंख ना उठा पाएगा दुश्मन भारत के जनों से। धन्यवाद। जी, आपकी दोनों रचनाएं बहुत सुंदर रचनाएं थी और समाज को बहुत अच्छा संदेश देती हैं और संवाद को प्राथमिकता देते हुए समाज में हर समस्याओं का हल निकालने के लिए जो संवाद की जो कविताएं हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद पूजा समता जी, आप अपनी एक दो रचना फिर से प्रस्तुत करें, उसके बाद हम जाएंगे अकादमी जी के पास। जी बिल्कुल। मैं अपनी एक रचना जो मुझे बहुत बहुत प्रिय है, अक्सर मैं इसका कविता पाठ करती हूँ जब भी कभी मुझे अवसर मिलता है, क्योंकि इससे एक संदेश, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी रचनाओं में कोई ना कोई संदेश होना बहुत ज़रूरी है, जो समाज में एक मैसेज जिससे मिलता हो। तो ये सच का जो अब सच की क्या हालत हो गई है, सच कोई कितना बोलता है, सच पर ये कविता मैंने लिखी है। शीर्षक है सच। बरसों बाद मिल गया आज सच, बरसों बाद मिल गया आज सच, पुराना दोस्त था अजनबी सा लगा, बदले से थे हालात बदला सा चेहरा, बदले से थे हालात बदला सा चेहरा, था एक समय पर भरा, था एक समय पर वो भरा भरा, आज चेहरे पर झुर्रियां लिए सिकुड़कर खड़ा था, आज चेहरे पर झुर्रियां लिए सिकुड़कर खड़ा था, बनके झूठ बनके कजा, झूठ बनके मौत लिए जा रही थी उसे कहीं दूर, कहने लगा मुझसे ऐ कीना साथ, कहने लगा सच मुझसे ऐ कीना साज, आज तो उठा ले मुझको, बरसों से तूने मुझे छुआ ही नहीं, अजराहे लिहाज माने शर्म की खातिर, अब तो वफा दे मुझको, अजराहे लिहाज अब तो वफा दे मुझको, सभी ग्रंथों में है ठिकाने मेरे, हत पालनों में है आशियाने मेरे, वेदों के कुतुबों में मैं आज भी दफन हूँ, आयतों में मैं एक अजीम लफ्ज हूँ, अंजीलों की तकलीफ में माने बाइबल की क्रिएशन में, अंजीलों की तकलीफ में भी है दफन मेरा, मुकम्मल कायनात का अक्कार
मुकम्मल कायनात का चित्रकार अर्थात भी है अहबाब मेरी। मुकम्मल कायनात का चित्रकार भी है मित्र मेरा। मैंने कहा तो सच है मगर, मैंने कहा तो सच है मगर अब और कहाँ तक तू जाएगा? इस बदलती दुनिया में क्या तू खुद को ढूंढ पाएगा? यहाँ सभी लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी लोग कुछ नया ढूंढ रहे। यहाँ सभी लोग कुछ नया खोज रहे। अब क्यों कोई यहाँ तुझे दोहराएगा? मेरा दोस्त है तू, मेरा दोस्त है तू, वो भी पुराना। मेरी यादों में तो तू रह जाएगा। ऐसा अब यहाँ कौन तुझे दोहराएगा? यहाँ कौन तुझे दोहराएगा? धन्यवाद। बहुत खूब। ये मेरी रचना मुझे बहुत प्रिय है। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं इसका कविता पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर जो सच की कविता है उसको प्रस्तुत किया। जी, और मेरी दूसरी कविता जिस पाठ अभी करना चाहूंगी, आजकल हर वक्त फेसबुक के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से बहुत सी खबरें आ रही हैं और बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख होता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और क्यों ये सब हो रहा है, क्यों। कविता का शीर्षक है और इसका कविता पाठ करने जा रही हूँ। ऐ जिंदगी तू क्यों खामोश होती जा रही है? ऐ जिंदगी तू क्यों खामोश होती जा रही है? चिंताओं से भरे इस अफसुर्दा मकान में तू क्यों अपना फसाना बसा रही है? चिंताओं से भरे इस अफसुर्दा मकान में तू क्यों अपना काशाना बसा रही है? तेरे काविश के खबर एक दिन तोड़ेगी तेरे इस आशियाने को। बनेंगे फिर पहली बार इस मकान में रोशनदान। बनेंगे फिर पहली बार इस मकान में रोशनदान और मुस्कुराता हुआ उजाला, और मुस्कुराता हुआ उजाला आकर बैठेगा तेरे पास। इसी उजाले की आतिश सुलगाएगी तेरी चिंताओं की चिताओं को। इसी उजाले की आतिश सुलगाएगी तेरी चिंताओं की चिताओं को। चिंताओं की विरह की आग में, चिंताओं की विरह की आग में अपने आप जलेगा तेरा अकेलापन। उस आयाम तू खूबसूरत, उस आयाम तू खूबसूरत अपनी जगह की रोशनी में चमकती नजर आएगी उस खुर्शीद के अक्स की तरह, उस सूरज के प्रतिबिंब की तरह। धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी रचनाओं को विराम देना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। इसके बाद हम चलेंगे अकादमी सचिव डॉक्टर करम सिंह जी के पास कि वो सभी युवा रचनाकारों को अपना आशीष प्रदान करें। आप सब लोगों का स्वागत भी है और धन्यवाद भी। स्वागत इसीलिए कि आप लोगों ने आज अकादमी के कार्यक्रम में एक अतिथि लेखक के तौर पे आके अपनी बात कही, और धन्यवाद इसलिए कि बहुत सफल प्रस्तुति आप लोगों की रही। जी धन्यवाद। अभी थोड़ा सा जो मैं आप लोगों से जुड़ पाया हूँ, मैंने कार्यक्रम देखा है, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आपको सुन रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, कुछ नाम आपके स्क्रीन पे नहीं भी आ रहे होंगे, बाद में उनको भी आप रिकॉर्डिंग में देख पाएंगे। जी। कुछ वीना शर्मा जी, राहुल वर्मा, भगवान प्रकाश, डॉक्टर रमेश शर्मा, कल्पना गांटा, रीना, प्रतिभा शर्मा, प्रियंका वैद्य जी, रविंद्र जी, शक्ति सिंह राणा जी, रविता चौहान और अशोक कालिया जी, रोशन दीक्षित, डॉक्टर गंगाराम राजी और भी कुछ नाम हैं जो आज के कार्यक्रमों को आपको सुन रहे थे।
इनमें से अधिकांश या सभी लोग कहूँ मैं कि बहुत वरिष्ठ हैं और अनेकों दर्जनों पुस्तकों के लेखक हैं, पुरस्कृत साहित्यकार हैं। उनको नहीं मालूम है कि आज के कार्यक्रम में कौन कविता पाठ कर रहा है, कौन साहित्यकार, कौन युवा, कौन नवोदित, कौन किस तरह का साहित्यकार उनको सुना रहा है, उनके सामने बैठा है। इनका बहुत सारों का आपसे परिचय नहीं है, लेकिन जिसने आपको सुना, आपकी रचना को सुना, उसने आपकी प्रशंसा की है, आपके काव्य की, आपकी कविता की और आपके सृजन की प्रशंसा की है। ये एक किसी भी कवि के लिए, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में है, लेखन में किसी भी स्थिति में है, प्रतिष्ठित है तो भी वो प्रशंसा चाहता है, नवोदित है तो भी उसको लगता है कि कोई इसका नोटिस ले, कोई इसको सुने, कोई इसको पढ़े, कोई इसकी बात कहे। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, और अब थोड़ा हमने कोशिश की है कि इस कार्यक्रम को भी थोड़ा, हम जो 4 बजे हम कार्यक्रम दे रहे हैं इसको भी रेगुलर बनाया जाए। जैसे 7 बजे अकादमी का जो लेखक, साहित्यकार, कलाकार आपके सामने आते हैं, उनका हम लोग एक कार्यक्रम बनाते हैं, एक पम्फलेट बनाते हैं, वो सब तक जाता है, उसका प्रचार प्रसार रहता है। तो अब 4 बजे का भी कार्यक्रम थोड़ा सा हम इसको भी गंभीरता से ले रहे हैं। डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी अकादमी के माननीय सदस्य हैं, वो भी अभी आपको सुन रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। आप सभी को हमारा अभिनंदन और आप सबका स्वागत। मैं एक दो चीजें आप लोगों से थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगा। नवीन शर्मा जी और डॉक्टर प्रियंका वैद्य से भी आपको सुन रही है। मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, आजकल थोड़ा सा चलन ये हो गया, लिखा और फेसबुक पे डाल दिया, पढ़े या बिना पढ़े आपको कुछ लाइक मिल गए और आपने उसको अपना मूल्यांकन समझ लिया कि इतने लोगों ने मुझे लाइक किया है, इतने लोगों की नजर से मेरी रचना गुजरी है। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि उसने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। उसने पढ़कर के चिंतन किया है, उसको सच में अच्छी लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं अक्सर। इस समय जब आप स्क्रीन पर हैं, अकादमी के पेज पर हैं, किसी को सूचना नहीं है कि आज कौन कौन कविता पढ़ने वाले हैं। राजेश जी हमारे सामने होंगी, पूजा सेमटा होंगी, सुनैना होंगी, सिंधु होंगे, सतीश शर्मा हमारे सामने होंगे। किसको हम सुनने जा रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई अपनी फेसबुक अपना अकाउंट सर्च कर रहा है, किसी की टाइमलाइन देख रहा है, किसी प्रोग्राम को देख रहा है, तो उसको लगता नहीं कुछ 4-5 लोग बैठ करके कोई गोष्ठी कर रहे हैं, कोई काव्य पाठ हो रहा है। वो एक बहुत कम समय के लिए वहां रुकता है, उसको कोई लाइन, कोई अक्षर, कोई वाक्य, कोई कविता की कोई बात अच्छी लगती है, कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं है, तो भी कोई वो लाइन अगर आपको उनको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, तो वो वहीं रुक जाता है और उसको पूरा सुनता है जी। अगर कोई ऐसा कर पाता है तो वो आपकी सफलता है कि आपकी एक पंक्ति ने, आपकी कविता ने, आप जो पढ़ रही हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसने एक पाठक, चलते फिरते राह गुजरते पाठक को खड़ा करने पे मजबूर कर दिया, उसको बांध दिया कि वो आपको सुने। ये आपकी सफलता है और ऐसा आज के कार्यक्रम में भी हुआ है और आप और भी इसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। मैं ये आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ कि लिखें, तो सारा पढ़ें, चिंतन करें और उसको सबको सुनाएं। सुनाने की प्रक्रिया से आप जरूर गुजरें। पास पड़ोस में कोई आपको जानता, और आजकल तो ठीक है, आपने किया, 2-4 लोगों को व्हाट्सएप कर दिया कि भाई देखिए मैंने ये लिखा है, ऐसा लगा, और उसके बाद कुछ लोग तो प्रेज कर देते हैं, बहुत अच्छा लिखा, ठीक है, वैसा भी लिखते हो, बहुत अच्छा है, कैजुअली लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर आप अपने साथ रखिए जो सच्चे आलोचक हों, ठीक में आपको क्रिटिसाइज करें, आपकी समीक्षा करें, आपकी गलतियां निकालें, आपको सुझाव दें, और जो आपने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया है उसको वो परिष्कृत करें, आपको कुछ सुझाव दें कि नहीं, इसकी जगह ये शब्द होना चाहिए, ऐसा रिदम होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। आप अगर उसकी कोई बिंब की बात कर रहे हैं, कोई आप उपमा की बात कर रहे हैं, तो उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उस चीज पे ध्यान दें। तो एक रचना, एक कविता जब कई महीनों के इस प्रक्रिया से गुजरती है, तो फिर कहीं जाकर के वो बार बार पाठ करने से, बार बार पढ़ने से, आप अपनी कविता को भी 10 बार पढ़ेंगे तो आपको कई चीजों का उसमें संशोधन कर देंगे कि नहीं, ये शब्द कुछ आ रहा है, ये ठीक नहीं है,
ये शब्द जो मैं लिखना चाह रहा हूँ उसको ठीक से नहीं बता पा रहा, फिर आपको सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उसकी जगह आप कोई और शब्द भी जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप की जो रचना है वो धीरे धीरे परिष्कृत होती जाएगी। फिर बार बार पाठ जरूर करना चाहिए, बार बार आप पाठ करेंगे तो वो कविता आपको याद हो जाएगी। आपने देखा है बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ लोग जो मुशायरों में कवि सम्मेलनों में आते हैं तो वो देख करके नहीं पढ़ते हैं, अधिकांश लोगों को कविताएं अपनी याद होती हैं। उसका एक ही कारण है कि उस कविता को उन्होंने लिखते हुए कई बार दोहराया, कई बार उसका पाठ करते करते फिर वो परिपक्व हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, फिर वो याद हो जाती है, फिर वो कई वर्षों तक वो उसी तरह से धारा प्रवाह उसका पाठ होता रहता है। तो हम लोगों को भी उस प्रक्रिया से गुजरने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है जो हम लोग इसमें चाह रहे हैं कार्यक्रम, जहाँ जिस इलाके के आप रहने वाले हैं वहाँ की संस्कृति की बात हो, वहाँ की संस्कृति जो है वो आपकी रचनाओं में आनी चाहिए। जो घटनाएं हैं वो वर्णन नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी घटनाएं गुजरती हैं हमारे सामने तो हम उसको लिख देते हैं, वो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, आपके सामने कोई घटना हुई, उस घटना ने आपको हर्ट किया, वो घटना कहने की आपके भीतर में आपको कचोट रही है, आपको कुछ कहना चाह रही है और कुछ शब्द मांग रही है, एक कविता के माध्यम से मैं आकार पाना चाहती हूँ, मैं उसकी रचना में आना चाहती हूँ। तो पहला संबंध है, वो फर्स्ट रिएक्शन है। लेकिन उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है, आप उस कविता उस घटना को एक कविता के रूप में कैसे ला पाते हैं। फिर जो साहित्यिक सरोकार हैं, कुछ पैरामीटर हैं आपके पास, कुछ साहित्यिक संरचना है, उन प्रतीकों पर, उन पैरामीटर्स पर आपको खरा उतरना है। फिर आपने उसको एक साहित्यिक रूप देना है, फिर वो आपकी व्यक्तिगत बात नहीं है, फिर वो समाज में जाने वाली है, वो किताब में जाएगी, वो फिर कहीं कुछ आपकी मैगजीन में जाने वाली है, 10 लोग उसको पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग उसको पढ़ने वाले हैं। आज नहीं पढ़ेंगे, महीने बाद पढ़ेंगे, साल बाद पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी किताब, आपकी रचना पुस्तक में, मैगजीन में, लाइब्रेरी में जाएगी, पता नहीं कब कौन उसको पढ़ करके उससे प्रेरणा ले पाएगा। आपको किसी भी आचरण से, आपके लेखन से, आपकी कविता से लोग प्रभावित होते हैं, इस चीज को मान के चलिए। वो प्रभाव कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस पर हो रहा है, वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन उस चीज का हमको एहसास होना चाहिए कि जो हम परोसने वाले हैं, जो हम रचना कर रहे हैं, जो हमारा सृजन हो रहा है, वो किस पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते कि अपनी रचना को और भी परिष्कृत करते हैं, तो आप उस प्रक्रिया से गुजरते गुजरते बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दे पाएंगे। और उसमें संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारी कविताएं तो सुनी होंगी, हमारे डॉक्टर प्रियंका जी अभी आपको सुन रहे थे। अब वो प्रकृति में इतना खो जाती है कि वो मेघों से बातें करती है, वो बारिश की बूंदों से बात करती है, वो उसकी बूंदों की बात करती है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं निकाल के ले आती है जो मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी संवेदना वहां तक नहीं पहुंच पाती है, मैं उसको दार्शनिक अंदाज में सोचता हूँ। तो वो जो कविता की संवेदना है, आप प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं, आप माँ पर लिख रहे हैं, आप बेटे के बारे में लिख रहे हैं, सामाजिक सरोकार को लिख रहे हैं, कोई रिश्ते नाते को लेकर के लिख रहे हैं, तो वो जो संवेदना है वो किसी न किसी रूप से आनी चाहिए, ताकि वो औरों का मनोरंजन भी करे, अच्छी भी लगे और उनका मार्गदर्शन भी करे, और आपको भी एक जिसमें की स्वांतः सुखाई जो बात होती है, आपको भी लगना चाहिए हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छा सृजन किया है और वो किसी को लाभ देने वाला है, किसी का कल्याण करने वाला है। तो मेरे ख्याल में अभी हम लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और सुनने सुनाने के लिए हमें खुले मन में रहना चाहिए, और उस रचना को जितना आप बांटेंगे, जितना बार आप पढ़ेंगे, जितना बार बार लोगों के साथ साझा करेंगे, उतनी वो रचना परिपक्व होगी। तो हम लोग इस 4 बजे का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इस मंच के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग नया नया लिख रहे हैं या जिनको मंच कम मिल पाता है, तो उसमें नए लोगों का और वरिष्ठ लोगों का एक ऐसा संगम रहे। अब राजेश सारस्वत जी ने तो हमारे यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम किया है, सतीश जी ने किया है, पूजा सेमटा जी अभी कार्यक्रम में नहीं आ पाई हैं, संजू हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैंने पहली बार देखा सुना है। तो आप लोग
जो एक ये कड़ी बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, ये विचार विमर्श किया एक दूसरे को सुनाने के लिए। जी तो सामने जी हम लोग एक दूसरे को देखना भी करें और एक अच्छे भाव से, एक साथी के नाते, एक फ्रेंड के नाते हम उनकी बातों का उनको सुझाव भी दें और उनके साथ इस तरह की बातें करने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं वो गुणी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, समीक्षक हैं, बहुत पुरस्कृत लोग हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो वो अगर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका दो अभिप्राय है कि या आप बहुत अच्छा लिखने की स्थिति में आ चुके हैं या आपसे उनको ऐसी आशाएं हैं, वो आप में कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लिख पाने वाले हैं। तो दोनों ही बातें जो वो प्रोत्साहन देने वाली हैं, सम्मान देने वाली हैं। आप लोग आज अकादमी के इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारा ये प्रयास है, आज मैंने भी आई है, तो इस कड़ी को जैसे बिजनेस वालों की कड़ी होती है ना, आप एक ग्राहक बनाइए, फिर चेन से लीजिए, उसके बाद दूसरा बनाइए, आप और बनाइए। तो हम लोग आपको जो खुला मंच दे रहे हैं भाई, नैना जी हैं, शंकर जी हैं, सिद्धू हैं, आप दोनों के साथ में चालू दे रहे हैं, 3-4 लोग इसी तरह के और अपने साथ जोड़िए। और उसके बाद आप ये कहिए कि मेरे पास 4-5 लोगों का पैनल हो गया है, एक मुझे भी कार्यक्रम दीजिए, मैं भी इस तरह का कार्यक्रम करना चाहती हूँ, मुझे संयोजक के तौर पे, कोऑर्डिनेटर के तौर पे इसमें कार्यक्रम में आना है। आप सबका स्वागत रहेगा, इसलिए खूब लिखिए, खूब सुनाइए। तो मैं आज के आपके 5 लोग इसमें आए हैं, राजेश जी आए हैं और पूजा जी आई हैं, सुनैना जी और संजय जी और सतीश जी आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज के कार्यक्रम के साथ जुड़े। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको अच्छा लगे इसका कोई पता नहीं होता है। आपने देखा है जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, यदि आपने ये कहा था, मैं आपसे बहुत सारा इसमें प्रेरित हुआ हूँ। मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूजा सेमटा जी से तो कुमार सेन में जब कार्यक्रम हितेंद्र जी ने किया था तब इनसे मिलना हुआ था और वहाँ भी इनकी कविता मैंने सुनी थी। बाकी लोगों को तो मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से ही देखा सुना है। अच्छा आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए। और हमने अब एक शनिवार का कार्यक्रम बच्चों के लिए भी शुरू किया है और उसमें आपके पास अगर 4-5 बच्चे हैं तो आप एक कार्यक्रम ला करके आइए, मुझे या हितेंद्र जी को बता दीजिए कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ गाने वाले हैं, कविता वाले हैं, गीत वाले हैं, नृत्य वाले हैं, अलग अलग टेस्ट के जो बच्चे हैं उनको भी हम शनिवार को 4 बजे के इस कार्यक्रम में एक सेशन, एक हफ्ते में एक कार्यक्रम जो है वो बच्चों को हम जरूर रखेंगे। तो आप लोगों ने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपना योगदान दिया, अपनी भूमिका दी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का और हितेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप अपने कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। आज शाम को पुलिस के डीजी सोमेश गोयल जी कारागार सुधारकों और साहित्य को लेकर के बात करने वाले हैं, उनका कार्यक्रम भी जरूर सुने और शाम को 7 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये मंच फिर से राजेश सारस्वत जी को देना चाहूँगा। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी इसी के साथ चलिए हमारा ये कार्यक्रम आज का संपन्न होता है, समाप्त होता है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।